हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उस हिस्से की बात करेंगे जो आज़ाद भारत का एक सपना है। एक ऐसी टू डू लिस्ट जो हमारे संविधान बनाने वालों ने हर आने वाली सरकार के लिए तैयार की थी। बिल्कुल। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट पार्ट 4, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीएसपी। बिल्कुल सही। ये कॉन्स्टिट्यूशन का वो हिस्सा है जिसे शासन का ब्लूप्रिंट या गवर्नेंस ब्लूप्रिंट कहा जाता है। अच्छा। आर्टिकल 36 से 51 तक पार्ट 4 में, और एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। ये सवाल तो बहुत बार आता है। अरे इतनी बार पूछा गया है कि अब तो नींद में भी याद होना चाहिए। ओके, तो पार्ट 4 आर्टिकल्स 36 टू 51 और आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो एग्जाम के पेट क्वेश्चंस हो गए। हाँ। बट मेरा एक बेसिक सवाल है, हम हमेशा सुनते हैं कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डीपीएसपी के केस में क्या सीन है? दैट इज द मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस। आर्टिकल 37 इसका सीधा जवाब देता है। ये कहता है कि डीपीएसपी नॉन जस्टिशियबल है। नॉन जस्टिशियबल मतलब? आसान भाषा में, अगर सरकार इनमें से कोई बात पूरी ना करे तो आप कोर्ट जाकर ये नहीं कह सकते कि देखिए मेरा डीपीएसपी वायलेट हो गया। अच्छा। कोर्ट इस पर एक्शन नहीं लेगा। एक मिनट, तो फिर इनका फायदा क्या हुआ? ये तो बस गुड टू हैव सजेशंस हो गए जिनकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। नहीं। एग्जाम के लिए रट्टा मारने के अलावा इनकी क्या अहमियत है? हाँ, यही तो कॉमन ट्रैप है। आर्टिकल 37 का दूसरा हिस्सा कहता है दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अच्छा। ये लीगल ड्यूटी नहीं, पर हर सरकार की मॉरल और पॉलिटिकल ड्यूटी है। कोई भी सरकार जो इलेक्शन जीतना चाहती है वो इन प्रिंसिपल्स को इग्नोर नहीं कर सकती। मतलब ये जनता के सामने उनका एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। बिल्कुल, ये गवर्नेंस का ब्लूप्रिंट है, खाली सजेशंस नहीं। और आर्टिकल 36 वो बस इतना कहता है कि स्टेट की डेफिनेशन वही है जो पार्ट 3 में है। गॉट इट। मतलब इन पर ही डिपेंड करता है कि भारत एक पुलिस स्टेट बनेगा या वेलफेयर स्टेट। प्रिसाइजली। तो आज की इस चर्चा में हम इन प्रिंसिपल्स को आसानी से समझने के लिए इनकी क्लासिफिकेशन को देखेंगे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और उनसे जुड़ी एग्जाम ट्रिक्स पर बात करेंगे, और आखिर में फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकी क्लासिक टक्कर को भी डिटेल में समझेंगे। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। तो इतने सारे आर्टिकल्स हैं 36 से 51 तक, इन्हें आसानी से याद कैसे रखा जाए? क्या कोई लॉजिकल ग्रुपिंग है? हाँ बिल्कुल। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद कोई क्लासिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन एक्सपर्ट्स ने और हमने अपनी समझ के लिए इन प्रिंसिपल्स को 3 कैटेगरीज में बांटा है। ओके। पहले हैं सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, जिनका मकसद है सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस लाना। ठीक है। दूसरे हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स, जो महात्मा गांधी के विचारों पर, खासकर ग्राम स्वराज पर आधारित हैं। और तीसरे हैं लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, जो मॉडर्न सोच, यूनिफॉर्मिटी और इंटरनेशनलिज्म पर जोर देते हैं। चलिए, तो फिर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से शुरू करते हैं। ये सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। आर्टिकल 38 इसका बेस सेट करता है। एग्जैक्टली। आर्टिकल 38 कहता है कि स्टेट एक ऐसा सोशल ऑर्डर बनाएगा जहां जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, हाँ, सबको मिले। और स्पेसिफिकली ये इनकम, स्टेटस और अपॉर्चुनिटीज में जो इनइक्वालिटीज हैं उन्हें कम करने की कोशिश करेगा। बेसिकली ये एक वेलफेयर स्टेट की नींव रखता है। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब सिर्फ फ्रीबीज या सब्सिडीज देना नहीं, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाना है जहां सबको आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। प्रिसाइसली। और इसी सोच को आगे बढ़ाता है आर्टिकल 39, जिसे इकोनॉमिक चार्टर भी कहा जाता है। अच्छा, इकोनॉमिक चार्टर रोका जाए। ऐसा ना हो कि सारा पैसा कुछ ही लोगों के हाथ में आ जाए। बिल्कुल। और एक बहुत फेमस पॉइंट, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। राइट। और वर्कर्स की हेल्थ और बच्चों के हेल्थी डेवलपमेंट का भी ध्यान रखा जाए। इस आर्टिकल 39 से जुड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट भी है, उसके बारे में बताइए। यू आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976, द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। जी। उसी से जोड़ा गया आर्टिकल 39A। ये कहता है कि स्टेट इक्वल जस्टिस प्रमोट करेगा और जरूरतमंद लोगों को फ्री लीगल एड देगा, ताकि कोई गरीबी की वजह से इंसाफ पाने से वंचित न रह जाए। एकदम सही। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, नालसा, इसी आर्टिकल की देन है। राइट। इस सोशलिस्ट लिस्ट में वर्कर्स के लिए भी काफी कुछ है, जैसे आर्टिकल 41, 42, 43। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। लेट्स सिंप्लीफाई इट। इन्हें एक साथ समझिए। ठीक है। आर्टिकल 41 कहता है कि कुछ केसेस में, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, इन सब में लोगों को काम पाने का, एजुकेशन पाने का और पब्लिक असिस्टेंस पाने का अधिकार हो। हाँ, MGNREG ऐसी स्कीम्स इसी के स्पिरिट से आती हैं। हाँ। फिर आर्टिकल 42 काम करने की कंडीशंस बेहतर बनाने की बात करता है।
जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क। और हाँ? और सबसे इंपॉर्टेंट मैटरनिटी रिलीफ। राइट। और आर्टिकल 43 कहता है कि वर्कर्स को सिर्फ मिनिमम वेज नहीं, लिविंग वेज मिलनी चाहिए। ये लिविंग वेज और मिनिमम वेज में क्या फर्क है? ये टर्म एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है। बहुत अच्छा सवाल है। मिनिमम वेज बस इतनी होती है कि आप जिंदा रह सकें, रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक जरूरत है। हाँ। लेकिन लिविंग वेज का कॉन्सेप्ट बड़ा है। इसमें आपकी बेसिक नीड्स के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ और थोड़ी सिक्योरिटी और कंफर्ट भी शामिल है। अच्छा। और हाँ, आर्टिकल 43A जो 42nd अमेंडमेंट से ही आया, इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में वर्कर्स की पार्टिसिपेशन की बात करता है। एक्सीलेंट। ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स तो आर्थिक और सामाजिक ढांचे की बात करते हैं, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं के मन में एक और सपना था जो बड़े उद्योगों से नहीं बल्कि भारत के गांव से जुड़ा था। हाँ, यहाँ से आते हैं गांधीयन प्रिंसिपल्स। बिल्कुल। और इसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स। गांधी जी का सपना, ग्राम स्वराज। एकदम। और यहाँ आती है हमारी प्रोफेसर की ट्रिक। ओके, ट्रिक टाइम। गांधी जी के 3 बड़े सपनों को याद रखिए और आप 3 इंपॉर्टेंट गांधीयन आर्टिकल्स कभी नहीं भूलेंगे। बताइए। पहला सपना, गांव का विकास, मतलब आर्टिकल 40, विलेज पंचायत्स। ठीक है। दूसरा सपना, छोटे उद्योगों का विकास, मतलब आर्टिकल 43, प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। गांव और कुटीर उद्योग। और तीसरा सपना, समाज के सबसे पिछड़े व्यक्ति का उत्थान, मतलब आर्टिकल 46, SC, ST और दूसरे वीकर सेक्शंस के एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को प्रमोट करना। वाह। तो ट्रिक सिंपल है, गांधी जी इज इक्वल टू गांव 40 प्लस कुटीर उद्योग 43 प्लस कमजोर वर्ग 46। ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। गांव, कुटीर उद्योग, कमजोर वर्ग, आर्टिकल 40, 43, 46। इसमें आखिरी वाले से EWS रिजर्वेशन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। इस कैटेगरी में हाल ही में कोई नया आर्टिकल भी जोड़ा गया था? हाँ, आर्टिकल 43B, इसे 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011 से जोड़ा गया। अच्छा। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बढ़ावा देने की बात करता है। ये भी एक तरह से ग्रास रूट्स एम्पावरमेंट का गांधीयन मॉडल ही है। ठीक है, अब आते हैं तीसरी और आखिरी कैटेगरी पर, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला आर्टिकल है आर्टिकल 44, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बिल्कुल। और इसको याद रखने की ट्रिक तो सबसे आसान है। वो कैसे? आर्टिकल के नंबर को देखिए, 4 और 4 दोनों अंक समान हैं, यानी यूनिफॉर्म। सो 44 इज इक्वल टू यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये ट्रिक कभी फेल नहीं होती। राइट। तो UCC का बेसिक आइडिया क्या है, बिना किसी कंट्रोवर्सी में पड़े? बेसिक आइडिया ये है कि अभी देश में पर्सनल मैटर्स जैसे शादी, तलाक, विरासत के लिए हर धर्म के अपने अलग अलग लॉज हैं। हाँ। यूसीसी का आइडिया है कि इन सब पर्सनल मैटर्स के लिए धर्म से ऊपर उठकर सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून हो। समझ गई। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। और कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं? अगला है आर्टिकल 45। ये ओरिजिनल संविधान से काफी बदल गया है। 86th अमेंडमेंट 22 के बाद। बिल्कुल। अब ये 6 साल से कम उम्र के बच्चों की अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करता है। क्योंकि 6 से 14 साल के बच्चों की एजुकेशन तो अब आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट बन गई है। एग्जैक्टली। फिर है आर्टिकल 47, जो न्यूट्रिशन लेवल और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने और पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करने की बात करता है। ठीक है। फिर आर्टिकल 48 एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पर ऑर्गेनाइज करने को कहता है। और इसी से जुड़ा है आर्टिकल 48A जो एनवायरनमेंट के लिए है। यस, 42nd अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। ओके। फिर आर्टिकल 49 नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स और प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने की बात करता है। और अब आते हैं 2 सुपर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पर। बताइए। आर्टिकल 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इसकी ट्रिक? 50-50 स्प्लिट। हाँ। 50 इक्वल्स 50-50 स्प्लिट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के काम को अलग अलग करना। और आखिरी? और आखिर में आर्टिकल 51, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इसे याद रखने का तरीका, 1950 में संविधान लागू हुआ और 51 से हमने इंटरनेशनल शांति के लिए एक नई शुरुआत की, जैसे 51 रुपए का शगुन। ये ट्रिक्स वाकई काफी हेल्पफुल है। बिल्कुल। एक सवाल जो एस्पिरेंट्स को परेशान करता है, क्या सारे डायरेक्टिव्स पार्ट 4 में ही है या इसके बाहर भी कुछ छिपा हुआ है? ये एक मास्टर स्ट्रोक क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ पार्ट 4 पढ़कर छोड़ देते हैं। अच्छा। लेकिन 3 ऐसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव्स हैं जो पार्ट 4 के बाहर हैं,
और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन फंस सकता है। वो कौन कौन से हैं? पहला है आर्टिकल 335 पार्ट 16 में। ये कहता है कि एससी और एसटी के दावों को सरकारी नौकरियों में कंसिडर किया जाएगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। दूसरा है आर्टिकल 350A पार्ट 17 में। ये कहता है कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के बच्चों को प्राइमरी स्टेज पर उनकी मदर टंग में ही शिक्षा देने की सुविधा हो। पार्ट 17 में ये यूनियन गवर्नमेंट को हिंदी लैंग्वेज के विकास और प्रसार का निर्देश देता है। ये तीनों आर्टिकल्स याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। अब आते हैं उस क्लासिक डिबेट पर जिसके बिना डीएसपीज की चर्चा अधूरी है। फंडामेंटल राइट्स वर्सेस डीएसपीज, आखिर बड़ा कौन? ये इंडियन पॉलिटी का बैटमैन वी सुपरमैन है। बिल्कुल, और इसकी स्टोरी सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में लिखी गई है ओवर डेकेड्स। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई? कहानी शुरू हुई 1951 से, चंपकम दोरायराजन केस, सीन 1। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा वर्डिक्ट दिया, फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट, डीएसपीज उनके नीचे रहेंगे, पीरियड। मतलब डीएसपी को लागू करने के लिए आप एफआरस को छीन नहीं सकते। सो राउंड 1 गोज टू फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। फिर 1967 में गोलकनाथ केस में कोर्ट ने अपना स्टैंड और सख्त कर दिया। कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड ही नहीं कर सकती, छू भी नहीं सकती। एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींचती। हाँ, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक जैसी सिचुएशन थी। वाओ, तो पार्लियामेंट के हाथ बांध दिए गए। फिर इस डेडलॉक को तोड़ा कैसे गया? The real twist came in 1973, the legendary केशवानंदा भारती केस। अच्छा। यहां सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन दिया। कहा कि पार्लियामेंट को एफआरएस समेत कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड करने की पावर है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। एग्जैक्टली। कहानी में एक नया मोड़ आ गया था। और इस कहानी का क्लाइमैक्स आया 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में। सुप्रीम कोर्ट ने एक शानदार बैलेंस बनाया। कोर्ट ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच हार्मनी एंड बैलेंस की नींव पर टिका है। अच्छा। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सप्लीमेंट्स हैं, एक दूसरे से श्रेष्ठ नहीं। तो ये एक रथ के दो पहियों की तरह है। क्या बात है, बिल्कुल। एक पहिया पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का है और दूसरा सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का। रथ तभी आगे बढ़ेगा जब दोनों पहिए साथ चलेंगे। What a beautiful analogy। रथ के दो पहिए। बिल्कुल। इससे सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाती है। हाँ। तो फाइनली ये तो सब थियोरेटिकल बातें हुई। क्या डीएसपी जमीन पर उतरे हैं? क्या सरकारों ने इस टू डू लिस्ट पर आखिर काम किया है? बिल्कुल किया है। आजादी के बाद से बने कई बड़े कानून और पॉलिसीज डीएसपीज को लागू करने के लिए ही बनाए गए हैं। जैसे जमींदारी खत्म करने वाले लैंड रिफॉर्म्स आर्टिकल 39 को लागू करने के लिए थे। अच्छा। मिनिमम वेजेस एक्ट जैसे लेबर लॉज आर्टिकल 43 की स्पिरिट को पूरा करते हैं। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब आर्टिकल 48A को जमीन पर उतारते हैं। और पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट जिसने पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया, वो आर्टिकल 40 का ही डायरेक्ट रिजल्ट है। और अभी हाल ही में 103rd अमेंडमेंट से आया EWS रिजर्वेशन आर्टिकल 46 में दिए गए निर्देश को पूरा करता है। इससे साफ होता है कि ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। इनके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था? उनका क्या विजन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इनके महत्व को समझाते हुए कहा था, दो नॉट इन्फोर्सेबल बाय अ कोर्ट, दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी सरकार इन पर ध्यान नहीं देगी उसे अगले इलेक्शंस में जनता को जवाब देना पड़ेगा। सही बात है। इन्हीं प्रिंसिपल्स को ग्रैनुल ऑस्टिन ने कॉन्शियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की अंतरात्मा कहा है। ये दिखाते हैं कि हमारे संविधान निर्माता भारत को कैसा देश बनाना चाहते थे। तो आज हमने संविधान की इस टू डू लिस्ट या ब्लूप्रिंट को बहुत गहराई से समझा। क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, एग्जाम ट्रिक्स और सबसे जरूरी फंडामेंटल राइट्स के साथ इसका अनोखा रिश्ता। हाँ। अब वक्त है आज के सवाल का। पूछिए। आज का सवाल है, विच आर्टिकल डील्स विद द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? 50-50 वाली ट्रिक याद रखिएगा। इसका जवाब नीचे कमेंट्स में दीजिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बेहतरीन तैयारी के लिए प्रेप GS राइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।